गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंडिपेंडेंस के टाइम 1950 के दशक के टाइम 40 से 50 के टाइम हमारे देश के फॉरेन ट्रेड की स्थिति क्या थी। यानी 1900 से 1950 के बीच में मुख्य रूप से हमारे यहाँ के विदेशी व्यापार का स्थिति क्या था। विदेशी व्यापार कहने का मतलब कि हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का क्या पोजीशन था उस टाइम। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि भारत का जो 50% से ज़्यादा का व्यापार है वो ब्रिटेन के साथ होता था। उसमें भी मुख्य रूप से हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट होते थे प्रोडक्ट वो रॉ मटेरियल होते थे। यानी भारत जो है वो इंडिपेंडेंस के इवनिंग प्राइमरी प्रोडक्ट यानी रॉ मटेरियल का नेट एक्सपोर्टर था। और मुख्य रूप से जो सामान एक्सपोर्ट हमारे देश से किए जाते थे उसमें रॉ सिल्क, रॉ कॉटन, वूल, जूट और इंडिगो इत्यादि थे। ये ज़्यादातर ये सामान जो हैं इंग्लैंड को ही एक्सपोर्ट किए जाते थे। इंग्लैंड के एक्सपोर्ट में इनको टैक्स फ्री कर दिया गया था ताकि वहाँ जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था उससे वहाँ के नए इंडस्ट्रीज के लिए उनके रॉ मटेरियल के रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सके। दूसरा लिखा गया है कि नेट इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, यानी भारत जो है ब्रिटेन के इंडस्ट्री के फिनिश्ड प्रोडक्ट का एक मार्केट पोटेंशियल मार्केट के रूप में तैयार हो गया था। और यहाँ से जो रॉ मटेरियल रॉ सिल्क, रॉ कॉटन, वूल, जूट के रूप में वहाँ जाते थे वही वहाँ से फिनिश्ड उसी रॉ मटेरियल की सहायता से वहाँ जो कॉटन क्लॉथ्स, सिल्क क्लॉथ और वुलन क्लॉथ तैयार होते थे। मुख्य रूप से इन्हीं प्रोडक्ट को और कुछ कैपिटल गुड्स को इंग्लैंड से ही इंपोर्ट किया जाता था। यानी इंग्लैंड के इंडस्ट्री का मार्केट जो है वो हमारे देश को बनाया गया था। फिर है तीसरा नंबर कि भारत के फॉरेन ट्रेड पे ब्रिटिश सरकार का मोनोपोली कंट्रोल था। देखिए कहा गया कि 50% से ज़्यादा हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का पोजीशन था वो इंग्लैंड से ही होते थे और बाकी जो थोड़ा बहुत बच गया वो चाइना, श्रीलंका और ईरान से ही किया जाता था। तो इसलिए जो है चूँकि ज़्यादा ट्रेड ब्रिटेन से ही होता था और ब्रिटिश सरकार ही यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट से सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को तय करती थी। किस सामान का एक्सपोर्ट होगा, किसका इंपोर्ट होगा, किस पे कितना टैक्स लगेगा, कोटा बैरियर किस पे कितना होगा, ये सब ब्रिटिश गवर्नमेंट ही तय करती थी। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि भारत के फॉरेन ट्रेड पर इंग्लैंड की सरकार का, ब्रिटेन की सरकार का जो भारत में थी उसका मोनोपोली कंट्रोल था। 4 नंबर में है कि भारत का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था, ट्रेड बैलेंस, वो सरप्लस में था। सरप्लस में कहने का मतलब कि भारत का जो एक्सपोर्ट है वो टोटल इंपोर्ट से ज़्यादा था। लेकिन इस सरप्लस का बेनिफिट जो है वो भी भारत के लोगों को नहीं मिला, ना ही भारत को मिला। ये सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही इसका बेनिफिट मिला। यानी जो भी एक्सपोर्ट करने से फॉरेन करेंसी जो आता था और इंपोर्ट करने से जो पेमेंट किया जाता था उसमें सरप्लस होने का मतलब कि हमारे पास करेंसी का रिजर्व काफ़ी ज़्यादा बचता था। लेकिन उन पैसों का इस्तेमाल देश के डेवलपमेंट पे ना करके, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च ना करके, जो ब्रिटिश सरकार भारत में अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाती थी उसको मेंटेन करने के लिए फुलफिल किया जाता था। यानी यहाँ के उसके जो भी वायसराय थे, गवर्नर जनरल थे, जो भी उनके एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने वाले एम्प्लॉय थे, उनके सैलरियों में इनका ये सारे पैसे सरप्लस के खर्च कर दिए जाते थे। इसके साथ साथ ब्रिटिश सरकार जो भी भारत में रह करके जो भी इंटरनेशनल लेवल पे वार करती थी, उन सारे वार्स का जो भी वेपन से लेकर के सेनाओं में किया जाने वाला सारा खर्च जो है इसी ट्रेड सरप्लस ट्रेड के अमाउंट से ही फुलफिल किया जाता था। तो इस तरह से जो भी बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस होने के बाद भी हमारे देश के पैसा का इस्तेमाल देश के डेवलपमेंट पे ना हो करके, ना ही एजुकेशन सेक्टर पे, ना ही हेल्थ सेक्टर पे, ना ही बेसिक नीड पे खर्च करके, ना ही एग्रीकल्चर सेक्टर पे खर्च करके, ना ही किसी इंडस्ट्री डेवलपमेंट पे खर्च करके, इनको ब्रिटिश सरकार के सेल्फ रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए खर्च किया जाता था। इससे भारत में आने वाला जो धन, यानी भारत का जो धन था
उसको इनडायरेक्टली पलायन कर दिया गया इंग्लैंड में, और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था जो है और पीछे चलेगी। इसके बाद है कि फॉरेन एक्सचेंज का डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड कहने का मतलब कि हमारा जो विदेशी व्यापार होता था किन देशों से होता था। तो लिखा गया कि 50, जैसा कि हम पीछे भी पढ़े कि ज्यादातर हमारे यहाँ का यानी 50% से भी ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट ब्रिटेन से ही किया जाता था, और जो थोड़ा बहुत बचे थे वो चाइना, सिलोन यानी आज का श्रीलंका, और पर्सिया यानी आज के ईरान से होता था। भारत और ब्रिटेन के बीच का जो व्यापार है ये और आसान हो गया 1869 में स्वेज कैनाल के बनने की वजह से। इससे भारत और ब्रिटेन का व्यापार काफी तेजी से बढ़ गया, क्योंकि स्वेज कैनाल के तैयार होने के पहले भारत से ब्रिटेन जाने के लिए या ब्रिटेन से भारत में आने के लिए जहाजों को एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। जैसे इस डायग्राम के थ्रू समझिए कि इंडिया हो गया और ऊपर वहां ब्रिटेन है, तो भारत से ब्रिटेन जाने के लिए पहले जहाजों को नीचे से अफ्रीका होते हुए तब ब्रिटेन जाना पड़ता था। लेकिन जब 1869 में भूमध्य सागर में यह स्वेज कैनाल तैयार किया गया तो देखिए इंडिया से ब्रिटेन का जो दूरी है वो काफी कम हो गया, ये डायरेक्टली ब्रिटेन जाने लगे, और इस वजह से जो है ब्रिटेन और भारत के बीच का व्यापार काफी तेजी से बढ़ गया। तो इस तरह से जो है मुख्य रूप से विदेशी व्यापार पे, जो भारत के विदेशी व्यापार पे कंट्रोल था इंडिपेंडेंस के टाइम, वो हम बोल सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही हाथों में था। वही तय करती थी किस चीज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, कितना करना है, कैसे करना है और किन देशों के बीच में करना है। उस एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आने वाला जो भी अमाउंट होता था उस अमाउंट को कैसे खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है, इन सब का डिसीजन भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ही लेती थी। यानी फॉरेन ट्रेड पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में था। ठीक, तो चूंकि जो भी सरप्लस होते थे उनका इस्तेमाल ब्रिटिश सरकार भारत के फेवर में न करके अपने नीड को फुलफिल करने के लिए करती थी, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस को फुलफिल करने के लिए करती थी, अपने वार्स के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए करती थी। इससे हम बोल सकते हैं कि इस तरह से भारतीय धन का, संपत्ति का जो है पलायन हुआ। चूंकि हमारे यहाँ के रॉ मटेरियल जो है वो भी इंग्लैंड में ही जाते थे, यहाँ कुछ भी डेवलप नहीं किया जाता था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में, यानी भारत के पॉपुलेशन का पोजीशन क्या था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आगे हम लोग देखेंगे डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में। डेमोग्राफिक प्रोफाइल में यानी हमारे पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ जानकारी। इसमें सबसे पहला है कि हमारे देश में ऑफिशियल सेंसस जो किया गया, जनगणना जो की गई सबसे पहले, वो 1881 में की गई, और इसके बाद हर 10 सालों पे हमारे यहाँ जनगणना यानी सेंसस किया जाने लगा। तो 1881 से लेकर के फिर 1891, 1901, 1911, 1921 तक में ये ऑब्जर्व किया गया कि किसी 10 साल के पीरियड में हमारे यहाँ का पॉपुलेशन बढ़ता है तो किसी 10 साल के पीरियड में हमारे यहाँ का पॉपुलेशन घटता है, यानी फ्लक्चुएशंस उसमें पाए जाते थे, कभी बढ़ते हुए तो कभी घटते हुए। लेकिन 1921 के सेंसस के बाद जब भी आगे किया गया सेंसस का काम 1931, 41, 51, 61, 71, यानी उसके बाद आज तक कभी भी हमारे यहाँ टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें कमी नहीं आई है। यानी 21 के बाद से पॉपुलेशन कंटिन्यू बढ़ते चला गया है, और इसलिए 1921 के ईयर को हम लोग ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से जानते हैं। तो कह रहा है कि अगर जितना ही ज़्यादा लगातार हमारे देश में पॉपुलेशन निरंतर बढ़ेगा, इससे मेंटेनेंस का खर्च जो है वो बढ़ता जाएगा, मेंटेनेंस का बर्डन बढ़ता जाएगा, और जितना ज़्यादा मेंटेनेंस का बर्डन बढ़ेगा तो हम सिर्फ लोगों के मेंटेनेंस पे ही खर्च करते रह जाएंगे, अपना ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, यानी देश का जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। देखिए कितना सही बात लिखा है। एक छोटे से परिवार का ही आप एग्जाम्पल ले लीजिए। लोग कहता है कि हम लोग जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए इतने सारे बातें कर रहे हैं, किसी परिवार में अगर 2-3 बच्चे हैं तो उनके मेंटेनेंस पे खर्च जो है उनके गार्जियन पे बर्डन कम आता है। लेकिन जिस परिवार में 8, 10, 12 बच्चे होंगे तो हर एक बच्चों के रहने, खाने, पढ़ने, उनके करियर को लेकर के गार्जियन पे बर्डन बढ़ जाएगा। तो जब परिवार पे गार्जियन पे बर्डन ज़्यादा हो जाता है
तो वो परिवार का ग्रोथ कम हो पाता है, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो इसलिए कहा गया कि अगर पॉपुलेशन हमारा तेजी से बढ़ता रहा तो मेंटेनेंस पे बर्डन आता है, और मेंटेनेंस के बर्डन बढ़ने का मतलब कि देश का जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। तो इन सेंसस के दौरान हमने कुछ ऑब्जर्व किया, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए कुछ जो स्टैटिस्टिक्स हमारे लिए जरूरी होते हैं, जैसे बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लिटरेसी रेट। बर्थ रेट का मतलब होता है कि प्रति 1000 लोगों में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। तो ये भी जो है हमारे देश में इंडिपेंडेंस के टाइम 48 पर 1000 था, यानी 1000 लोगों में 48 बच्चों का जन्म होता था। डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा था, 1000 प्रति 1000 लोगों में 40 लोग जो हैं वो मर जाते थे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर जो हुआ, यानी 1000 1000 बच्चे जो जन्म लेते हैं, 1 साल के अंदर उनमें मरने वालों बच्चों की संख्या को इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। यानी अगर कभी 1000 बच्चे जो जन्म लिए हैं, उनमें से 218 बच्चे ऐसे थे उस टाइम जो 1 साल का लाइफ अपना अचीव करने के पहले ही मर जाते थे। यानी शिशु मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां ऐसी थी जिस पे अभी हमारा कंट्रोल नहीं था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी लोगों का जो एवरेज लाइफ था वो मात्र 32 साल था, ये भी काफ़ी कम था। आज के डेट में हमारे यहाँ जो है हमारे देश में ये 68.4 ईयर्स हो चुका है, लेकिन इंडिपेंडेंस के टाइम जो है मात्र 32 साल ही लोगों का एवरेज लाइफ हुआ करता था। इसके पीछे भी रीज़न वही था कि हेल्थ सेक्टर में काफ़ी कोई डेवलपमेंट नहीं था। बहुत सारी बीमारियां जिसको आज हम कॉमन बीमारी के रूप में ट्रीट करते हैं, वो सब उस समय काफ़ी भयानक हुआ करती थी, क्योंकि उनके लिए कोई टीका या वैक्सीन की व्यवस्था नहीं थी, और ना ही ब्रिटिश सरकार उस पर कोई ध्यान देती थी। लिटरेसी रेट कहने का मतलब कि जितने हमारा पॉपुलेशन का वो हिस्सा जो पढ़ना और लिखना जानता है, उसको लिटरेसी रेट बोलते हैं। तो जो टोटल हमारे देश का पॉपुलेशन था, उस टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 16% ही जनसंख्या ऐसा था जो लिटरेट था, यानी लिखना और पढ़ना जानता था। सोचिए कितनी खराब स्थिति थी हमारे देश में, मात्र 16% लोग इसमें लिटरेट थे, और बाकी के 84% लोग जो एकदम बिल्कुल ही इलिटरेसी वाला जीवन जीते थे। तो ये तो लिटरेसी रेट है, एजुकेशन कितना कम होगा सोचिए। फीमेल लिटरेसी रेट, इसकी स्थिति और भी खराब थी, मात्र 7%, यानी सिर्फ 7% ही महिलाएं ऐसी थीं जो लिखना और पढ़ना जानती थीं। तो हमारे देश का जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, ये कोई खास जो है बढ़िया नहीं रहा था इंडिपेंडेंस के टाइम, है ना। और अभी भी जो है इसमें काफ़ी सारे सुधार किए गए हैं, लेकिन इसमें और भी बहुत सुधार की ज़रूरत है। अब हम लोग आगे देखेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि हमारे यहाँ के पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट सेक्टर्स, यानी अलग अलग सेक्टर में हमारे देश का जो पॉपुलेशन है वो कितना लोग किस सेक्टर में काम करते हैं। तो इंडिपेंडेंस के टाइम जो है मुख्य रूप से हमारे देश का जो 73 to 75% पॉपुलेशन है वो मुख्य रूप से एग्रीकल्चर सेक्टर में ही इंगेज था, यानी प्राइमरी सेक्टर में इंगेज था। मात्र 9% हमारा जनसंख्या जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में इंगेज था, और बाकी जो है 15 से 18% वो हमारे सर्विस सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर में इंगेज थे। यानी सोचिए इंडस्ट्री हमारे यहाँ किस स्थिति में था कि मात्र 9% ही हमारा जनसंख्या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंगेज था। ये जो ग्रोथ है, जो हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था, इस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को अनबैलेंस्ड ग्रोथ कहा जाएगा। अनबैलेंस्ड ग्रोथ इसको हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि देखिए जो तीनों सेक्टर में लोगों का इंगेजमेंट है उसमें कितना डिफरेंस है ना। और हमारे देश में जो एग्रीकल्चर में 73 to 75% लोग इंगेज थे, ये तो एडवांस कंट्री की तुलना में, डेवलप्ड कंट्री की तुलना में हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, और उस हिसाब से हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी भी नहीं होता था। ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को इंडिकेट करता है। यानी किसी भी इकोनॉमी का ग्रोथ बैलेंस तभी होता है जब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों सेक्टर में इक्वली डेवलपमेंट हो, यानी लोगों का इंगेजमेंट इस मैनर में हो कि तीनों सेक्टर में जो है इक्वल परसेंटेज जो है पॉपुलेशन का वो इंगेज हो। तो इस तरह से हम देखें कि हमारे देश का चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो इंडस्ट्री सेक्टर हो, या फॉरेन ट्रेड का पोजीशन हो,
या फिर डेमोग्राफिक कंडीशन हो या फिर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हो, हर जगह जो हमारा देश है डेवलप्ड कंट्री की तुलना में काफ़ी पीछे था, डेवलपिंग भी नहीं था। और ये सब ऐसे फीचर्स हैं जो सिर्फ एक बैकवर्ड इकोनॉमी को ही इंडिकेट करते हैं। यानी ग्रोथ रेट काफ़ी कम, 0.5% पर कैपिटा इनकम था। इसका मतलब कि हम सिर्फ एक बैकवर्ड ही नहीं बल्कि एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी भी थे, जहां ग्रोथ के कोई भी अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रहे थे। ये काफ़ी पुअर कंडीशन था। देश आज़ाद होने के बाद इसमें सुधार करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है, काफ़ी सुधार हुए भी हैं, पर हमें इसमें और सुधार करने की ज़रूरत है। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कि इंडिपेंडेंस के टाइम हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या थी। थैंक यू।